और अब बात कर लेते हैं आज संसद में क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है आज एक ऐसा दिन है जो काफी अहम है, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार सांसदों को शपथ दिलवाई जा रही थी। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब सांसदों को शपथ दिलवा रहे थे, लेकिन आज बड़ी खबर क्या, लोकसभा स्पीकर का आज चुनाव है। ये सालों बाद या पहली बार हो रहा है जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव 11 बजे होगा। अब से 1 घंटे बाद ये चुनाव होगा। ओम बिरला और के सुरेश में मुकाबला है। अब तक लोकसभा का स्पीकर सर्वसहमति से चुन लिया जाता था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस जोर दे रही थी डिप्टी स्पीकर उसका होगा, और बात नहीं मानी तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। कांग्रेस के कहें या इंडी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है, उन्हीं के सुरेश को उतारा गया, जिनके 8 बार सांसद बनने को लेकर रार मची थी कि प्रोटेम स्पीकर उन्हीं को बनाया जाना चाहिए और उन्हीं को बनाया जा सकता है, और उन्हीं को लोकसभा स्पीकर के पद के लिए इंडी गठबंधन ने अपनी तरफ से उम्मीदवार बना दिया। हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पर एक कंफर्टेबल विक्ट्री ओम बिरला के खाते में पहले से ही है, वो केवल समय की बात है। लेकिन कांग्रेस की जो उम्मीद है, वो कांग्रेस की उम्मीद यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर है कि कितने लोगों को तोड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकार की भी किरकिरी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अब से 1 घंटे बाद लोकसभा स्पीकर का चुनाव है, और इस वक्त आप तस्वीरें लगातार देख लें जहां पर मैं अभी मौजूद हूं। मेरे साथ देखिए ओम बिरला कौन है। जी हां, एनडीए के उम्मीदवार, कोटा से सांसद हैं राजस्थान के। दूसरी बार ये कोटा से सांसद यहां पर बने हैं और दूसरी बार उम्मीदवारी है इनकी लोकसभा स्पीकर को लेकर। के सुरेश दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विपक्ष के उम्मीदवार हैं। 8 बार लोकसभा के सांसद बने हैं, हालांकि लगातार 8 बार नहीं बने हैं, बीच में 2 बार चुनाव हारे भी हैं, और इनको उम्मीदवार विपक्षी गठबंधन ने अपना बनाया है स्पीकर पोस्ट के लिए। ये दोनों ही इस वक्त चुनाव मैदान में हैं। पहली बार चुनाव हो रहा है जहां तक बात लोकसभा स्पीकर के पद की कही जाए, और इसको देखते हुए ये बात अपने आप में खास इसीलिए हो जाती है कि इसके जरिए पक्ष और विपक्ष दोनों संसद में या खास तौर पर लोकसभा में अपनी ताकत को तौलना चाहेंगे। तो दोनों के बारे में जानिए। ये स्पीकर का चुनाव वोटिंग से हो रहा है, जैसा मैं लगातार बता रहा हूं, पहली बार ऐसा हो रहा है। जो आप देख रहे हैं एनडीए में ओम बिरला है, 1952-76 के बाद 2024 ये अब स्पीकर से चुनाव, और इंडिया से के सुरेश। घमासान रहा वोटिंग से स्पीकर का यहाँ पर चुनाव हो रहा है। यहाँ तलखी ये रही कि इन्होंने कहा कि 8 बार जीत चुके हैं और इन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था, जो कि ये नहीं बने, भर्तृहरि महताब बनाए गए। और अब 1 घंटे बाद ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आज साफ हो जाएगा कि लोकसभा का स्पीकर कौन बनने जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता। वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं। एडवोकेट संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश उपाध्याय जी, सबसे पहले रुख मैं आपका कर लेता हूं। ये बहुत खास मौका है, ये बहुत खास मौका है जब ये चुनाव होने जा रहा है। हालांकि सहमति से चीजें हो जाया करती थी और सहमति कई बार मानी भी जाती। चलिए, इससे पहले कि मैं सवाल लेकर आपके सामने आऊं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव एक संबोधन दे रहे हैं, सुन लेते हैं। के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ सरकार बन गई उनकी। आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो। और मैं सीधे डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जो कि बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अवधेश, अच्छा, ये सभी कह रहे हैं, सभी कह भी रहे थे कि जो आपसी सहमति होती है लोकसभा स्पीकर पद के लिए, अगर वो आती तो एक संदेश अच्छा जाता है। ये सहमति बनी क्यों नहीं, कारण क्या रहे? देखिए राजीव जी, अगर हम बात करें जो लोकसभा स्पीकर की बात करें तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति होती है, और अब तक का रिकॉर्ड रहा है आजादी के बाद हमारे देश में कि सर्वसहमति से हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दो वाक्य छोड़ दिए जाए, एक तो 1952 और एक 1976, उसके अलावा आज तक जो है लोकसभा स्पीकर की जो नियुक्ति हुई है वो सर्वसहमति से हुई है। ये केवल इंडिया अलायंस की जो है पूरी तरह से बौखलाहट है। अब आप देखिए, जिनका इंडिया अलायंस ने नाम दिया है, के सुरेश की जो बात कर रहे हैं, इन्हीं के इंडिया अलायंस के जो सहयोगी है ममता बनर्जी, वो कहते हैं कि मुझसे बिना पूछे इन्होंने नाम नॉमिनेट कर दिया। भाई मुझे तो पता भी नहीं चीज का।
दूसरे जो है एक इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दिल्ली में चला रहे हैं सरकार अपनी, आम आदमी पार्टी सरकार, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं भाई हमारा कोई अब गठबंधन नहीं है किसी के साथ, हम अपने अकेले चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे। ये केवल राजीव जी केवल जो है लोकसभा ना चले, लोकसभा में जो देश हित के मुद्दे वो ना उठाए जाए, लोकसभा में जो लोकसभा की जो व्यवस्था है, जो कानूनी संवैधानिक व्यवस्था है, उसको पूरी तरह से ठप किया जाए, ये मंशा लेकर जो है इंडिया अलायंस जो है ये पूरी तरह से वो तो आगे की बात है डॉक्टर अवधेश, वो तो आगे की बात है, संसद चलेगी तब क्या क्या होता है। मैं अभी की बात बोल रहा हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कल बैठक हुई थी सबकी, ममता जी ने तो अभी बयान दिया है कि हमको पता नहीं था, अरविंद केजरीवाल जी तो विधानसभा चुनाव के लिए कह रहे हैं कि वहां कोई गठबंधन नहीं है, उन्हें अलग कर देते हैं। आपको क्या लगता है सहमति क्यों नहीं बन पाई? देखिए, सहमति की यदि बात करें तो आप ये बात समझिए, इंडिया अलायंस का मतलब यही है कि लोकसभा जो है पूरी तरह से ठप रहे, उसमें कोई काम ना हो किसी तरह का। आप समझिए ये वाली बात। अब तक का रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, आजादी के 75 साल बाद भी आज तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है। एक बार 1956 में हुआ था, और जो सत्ता पक्ष का जो कैंडिडेट था उस समय, उनको कितने वोट मिले थे मैं बता दूं आपको, 394 वोट उनके पक्ष में आए थे। इसी तरह से 1976 में हुआ था। 1976 में इसलिए हुआ था क्योंकि 1975 में कांग्रेस द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था, जो आज कल काला दिन सबने मनाया था, काला दिवस, उस समय जो 1975 में आपातकाल लगा था, उसके बाद एक साल को लोकसभा को बढ़ा दिया गया था। उसके तहत इंदिरा गांधी जी के जो करीबी थे मौर्य जी, उनको जो है वोट मिले थे 344, सत्ता पक्ष के थे वो। तो अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है, जो सत्ता पक्ष में रहते हैं उन्हीं का जो कैंडिडेट होता है उसको ही सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, अगर वोटिंग की बात कर रहे हैं तो। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं ये वाली बात कि हमारे जो एनडीए के जो हमारे कैंडिडेट हैं लोकसभा स्पीकर, जो पहले भी लोकसभा स्पीकर थे, वो ही लोकसभा स्पीकर इस बार रहेंगे। नहीं ठीक है, वो रहेंगे। मैं इससे यही निष्कर्ष निकाल पाया, आप जो कहना चाहते हैं कि जो बहुमत में है, जो सत्ता पक्ष में है, उसका लोकसभा स्पीकर होना चाहिए, उस पर आम राय बननी चाहिए। मैं वरुण पुरोहित जी का रुख करूंगा, मेरे पास कांग्रेस के नेता के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। वरुण जी, आपसे भी मैं वही सवाल जानना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा संदेश जाता, चुनाव हो चुके हैं, सारे वार पलटवार वो अलग हो जाते हैं, मैं जानता हूं राजनीति चुनाव जीतने के लिए सारी बातें रखती है और फिर कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन देश के सामने है संसद के थ्रू, सहमति क्यों नहीं बन पाई? वरुण जी। देखिए राजीव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, पर आपको स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव हर बार वही परंपरा निभाई जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव सबका लड़ने का हक है। अगर विपक्ष को लग रहा है कि सत्ता पक्ष उनकी बात को नहीं मानना चाह रहा है, तो कैंडिडेट उतार सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी उतार सकती है, इंडिया अलायंस के, कांग्रेस हो, कोई भी हो, तृणमूल हो, अपने प्रत्याशी उतार सकती है। और चयन होता है, नियुक्ति नहीं होती स्पीकर की, जैसे बार बार कह रहे हैं नियुक्ति होती नहीं, चयन होता है। लोकसभा के जो जीते हुए सांसद है वो अपना स्पीकर चुनते हैं। और भारतीय संसद जो है एक पूरी विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, उसकी संसद का जो आचरण और गरिमा है दुनिया देखेगी। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, मैंने कल भी यही डिबेट्स में कहा था कि गरिमा बनी रहे और जो सांसद है वो अपना जो आचरण है बड़ा मर्यादित रखें, जिससे दुनिया इस चीज को देखे। जहां तक प्रश्न आप कह रहे हो क्यों नहीं बनी सहमति, देखिए सहमति बनाना ये सत्ता पक्ष का काम होता है। सत्ता पक्ष को विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। डेप्यूटी स्पीकर उनकी मांग थी, तो आराम से बैठक करते, सर्वदलीय बैठक बुला के, जैसे राजनाथ सिंह जी का आपने बताया, सब बता रहे हैं उन्होंने बुलाई सब। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी कौन है? सदन के नेता है। उनकी जो प्रतिबद्धता है वो सारे एक जो सदन का सदस्य उसके प्रति है, तो उनको वो खुद फोन कर लेते, खुद बात कर लेते, मिल लेते, उसमें ईगो थोड़ी हर्ट हो जाता। तो प्रधानमंत्री ये सारे काम करेंगे नहीं, प्रधानमंत्री क्या करेंगे फिर? खाली इवेंट ही करेंगे? तो प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोई जूनियर मंत्री हैं क्या? मैंने जूनियर, इतना बड़ा कद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, इतना बड़ा कद है। खैर मैं आता हूं आपने एक बात स्पष्ट कर दी कि रार डिप्टी स्पीकर को लेकर थी और वो रार अगर नहीं सेटल हुई तो उस पर अब चुनाव हो रहा है। एडवोकेट संजय राणा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट संजय राणा, मेरे दर्शक सारी चीजों को समझ रहे हैं और मैं टू द पॉइंट बात पूछूंगा, अब तक मैंने घुमा फिरा के कोई बात नहीं पूछी। क्या संसद में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और पाए गए आंकड़ों के जरिए जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि देखो चुनाव के बाद हम इतना प्रभावी हैं, हम इस मुद्दे पर इस आंकड़े, इस सहमति बल के साथ मौजूद हैं? एडवोकेट संजय राणा। गुड मॉर्निंग मैं फैलो। देखिए ऐसा है, शक्ति प्रदर्शन हर पार्टी करती है और वो पार्टी करना भी चाहिए। देखिए ऐसा हो चाहे विपक्ष हो या पक्ष,
उसका अधिकार बनता है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकता है, अपने नंबर को निर्धार सकता है। जहां तक सहमति बनानी और ना बनाने की मुद्दा है, वो डिपेंड करता है पक्ष और विपक्ष पे। मान लीजिए पक्ष ने ओम बिरला जी को चयनित किया है और उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया है, तो विपक्ष को भी एक अधिकार मिलता है। देखिए ऐसा है कोई नॉमिनेटेड नहीं होता, बाकायदा इलेक्शन प्रोसेस है, नंबर है। देखिए नंबर के अगर गणित से जाएंगे तो बिल्कुल नंबर तो एनडीए के पक्ष में है, और जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस है, उसके पास आज नंबर नहीं है, लेकिन उनको ये अधिकार तो है कि अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। जीत और हार दूसरा होता है। और नो डाउट जब से ये चुनाव हुए, जब से रिजल्ट आया है, तो उत्साह जो है विपक्षी पार्टियों में वो बना हुआ है, और उत्साह को कम नहीं होने देना चाहते। देखिए उत्साह किसी भी तरफ हो या किसी भी तरीके का हो, तो उत्साह बनाए रखना चाहिए। देखिए जहां तक समन्वय बनाने की कोशिश है, समन्वय बनाने की कोशिश की गई, अगर नहीं होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर स्पीकर आपका, तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष को, ऐसा कोई कानून नहीं बोलता, और किसी भी तरह से कोई भी चीज ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो प्रदेश में कई सरकारें हैं विपक्षियों की, वहां पे डिप्टी स्पीकर विपक्ष का नहीं है। और आपको एक जान के हैरानी होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में सिर्फ एक वोट से प्रधानमंत्री का पद और अपनी सरकार खो दिए थे। तो स्पीकर का जो पद होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उसमें एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समन्वय बनाकर दोनों पार्टियों के बीच, यानी विपक्ष और विपक्ष के बीच समन्वय बना के चल सके, और कार जो है उसको अच्छी तरह सुचारू रूप से चला सके। नो डाउट ओम बिरला जी के लिए हो सकता है विपक्षियों के दिमाग में कुछ चीजें हो, या उनके संचय हो, उनको संचय रखना चाहिए। देखिए संचय जो होता है, चाहे व्यू पॉइंट होता है, चाहे विचार होते हैं, अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। हम 4 पैनलिस्ट हैं, आपको मिला के हम 5, अगर 4-5 लोग हैं, हम सबके विचार अलग हो सकते हैं। हम एक विचारधारा के मान्य हो, लेकिन हमारे जो व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। तो उसी तरह विपक्ष भी कर रहा है। लेकिन गणित के आंकड़े से जाए तो हमें नहीं लगता है कि एनडीए को कहीं भी जीतने में कोई समस्या आने वाली है। और अभी तक का जो इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा देश की आजादी के बाद से, जो भी पार्टी सत्ता में रहती उसका ही स्पीकर रहता है। लेकिन हाँ, नंबर से चुने जाते हैं, नंबर जिसके पास ज्यादा होगा उसको चुनने का अधिकार है, वही चुना जाएगा। तो हमें हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई इफ एंड बट है, लेकिन हाँ सबको अधिकार है और अपना अपना मोमेंटम बनाए रखने की। आप समझिए विपक्ष को 10 साल से विपक्ष में है, तो मोमेंटम बनाना ही उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का एक जरिया बचा हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश के 2 साल बाद चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव होने वाला है, और भाई कई महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, छत्तीसगढ़ में, सॉरी झारखंड में चुनाव होने वाला है। तो कई राज्य चुनाव होने वाले हैं, और इस तरह के मोमेंटम बनाए रखना पार्टियों के लिए बहुत जी, मोमेंटम बनाए रखना पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही, मैं डॉक्टर अवधेश उपाध्याय का ही रुख करूंगा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बड़ी देर से उंगली उठा रहे हैं, मैं आपके ही पास रहा था। जो अभी राणा जी ने कहा, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, ये परंपरा चली आ रही हो कोई मायने नहीं रखता। लोकतंत्र में हक है, सामने आने की, अपना उम्मीदवार उतारने का हक है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। इससे पता भी चल जाएगा, इससे संदेश भी जाएगा। क्या आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि इस बहाने विपक्ष आपकी एकता को तौलने की भी कोशिश कर रहा है? क्या पता छोटी मोटी टूट फूट हो गई तो एक किरकिरी बड़ी हो जाएगी आपकी, हालांकि स्पीकर बन जाए वो अलग। जी राजीव जी, देखिए मैं बताऊं आपको, जो आप बात कर रहे हैं ना तोड़ने फोड़ने की, ठीक है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो इस समय है नहीं। ठीक है, बात सही कही आपने। लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत देश है। यहाँ पे हर किसी को कहने की अपनी आजादी है, कोई भी अपनी मन की बात कह सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर सकता है चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात आप ये समझिए ना, कोई भी यदि बात होती है, कोई व्यवस्था अगर बनाई जाती है, तो उस व्यवस्था के कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसके आधार पर ही तो आप काम कर सकते हैं। या आपने अपना कानून लाने की कोशिश करेंगे, या अपना संविधान लाने की कोशिश करेंगे वहां पर। जब ये डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे थे शुरू में इंडिया अलायंस वाले, आप समझिए बात, इनकी सरकार देखिए, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, तेलंगाना में इनकी सरकार है, पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार है, तमिलनाडु में इनकी सरकार है। क्या वहां इन्होंने जो है ऐसा चुनाव कराया कभी? क्या वहां डिप्टी स्पीकर इन्होंने विपक्ष का बनाया है कभी? क्यों नहीं बनाया भाई? यहाँ इनको डिप्टी जो स्पीकर है वो विपक्ष का चाहिए। ये केवल मैं बताऊं राजीव जी, कुछ नहीं है, ये केवल मैं वही बता रहा हूँ कि लोकसभा को ना चलने देने का जो है एक निर्णय ले रखा है। कोई भी देश हित का कानून यदि आता है, कोई देश हित का कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार, तो उसको रोकने का काम करने का इन्होंने निर्णय ले रखा है पूरी तरह से। ये चलने नहीं देने वाली लोकसभा को। आपने देखा ना पहले क्या हुआ 17वीं लोकसभा में, लोगों ने बताइए लोकसभा स्पीकर के ऊपर डायरी फेंकी, कागज फेंके फाड़ कर। ये कहाँ का नियम है भाई? ये कौन सा संविधान कहता है, कौन सा लोकतांत्रिक नियम बताता है कि भाई आप जो है लोकसभा स्पीकर के ऊपर जो किताबें फेंक के, डायरी फेंक के, फाड़ कर
गाली गलौज करिए, टेबल पर खड़े होकर नंगा नाच करिए। कौन से संविधान में लिखा है, ठीक। किस क्लॉज में लिखा है, बताए भाई। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर। नहीं, वो ये बता देंगे, वो केवल बता देश देंगे की किस किस जनता जगह को लिखा गुमराह करने है, की कोशिश करते हैं। कहाँ लिखा है, किस तरीके का लिखा है। वो शायद ये भी इतिहास लेकर आ जाएं कि बीजेपी की तरफ से कई सदन की कार्रवाई में क्या हुआ। ये एक अंतहीन बहस है। मैं बहुत सीधे सीधे स्पीकर के चुनाव तक लाऊंगा। मेरे साथ मनोहर केसरी, मेरे मित्र, मेरे संवाददाता जुड़ गए हैं ठीक विजय चौक से, जिसके पीछे वो पार्लियामेंट है जहां पर अब से कुछ देर बाद स्पीकर के चुनाव को लेकर एक छोटा शक्ति प्रदर्शन तो मान लूंगा होगा। मनोहर, उस शक्ति प्रदर्शन को लेकर क्या तैयारी है इस वक्त? क्या आशंका जता रहा है पक्ष और विपक्ष? ममता बनर्जी का बयान ध्यान में रखिएगा, हमसे पूछ कर नहीं तय किया गया, हम साथ दें ना दें अलग बात है। तो क्या तैयारी है इस वक्त मनोहर, वहां क्या चल रहा है? गहमा गहमी बहुत होगी शायद। देखिए, बिल्कुल संसद के साथ साथ संसद के बाहर भी गहमा गहमी चल रही है। बीजेपी के अलग अलग राज्यों के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के घरों पर बैठक चल रही है। उन्हें लोकसभा की वोटिंग पैटर्न को बताया जा रहा है। कई ऐसे नए सांसद भी हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं, किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से अगर आप वोट करते हैं तो कहीं गलती से क्रॉस वोटिंग ना हो जाए या आपका वोट जो है इनवैलिड ना हो जाए। इन सब, जैसे कि मैं बता दूं, ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और जेडीयू के सांसद हैं, उनके घर पर बीजेपी के तमाम एनडीए के सांसदों की बैठक चल रही है। पंकज चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर पर यूपी के सांसदों की बैठक चल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके घर पर राजस्थान के सांसदों की बैठक जारी है, जिनमें वो सारी चीजें, प्रोसीजर्स जो है वोटिंग के दौरान जो लोकसभा में होती है, उनके बारे में बताया जा रहा है। जहां तक संसद का सवाल है, लोकसभा का सवाल है, वहां पर सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जो है सो मोशन मूव करेंगे और उसके बाद अलग अलग सांसदों को मोशन दिया गया है। चाहे हम एनडीए के तमाम घटक दलों की बात करें, उसके बाद के सुरेश को लेकर के भी इंडिया ब्लॉक के घटक दल जो है वो प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद वोटिंग प्रोसेस शुरू होगा। जहां तक अंगणित का सवाल है राजीव, 7 सांसद तो एब्सेंट है और 7 सांसदों की वोटिंग नहीं होगी तो वो काउंट नहीं होगा। मतलब 543 में से एक वायनाड का इलेक्शन अभी बाकी है। मतलब 542 में से 271, उसमें से 7 साधन वोटिंग नहीं करेंगे। मान लीजिए कि जीत के लिए 268 के आसपास चाहिए, तो ऐसी स्थिति में एनडीए के पास पर्याप्त संख्या है। एनडीए निश्चित है, लेकिन यानी फिर भी 268 तो कुछ गलती ना हो 272 जाए, ये सरकार कहीं बनाने क्रॉस वाली वोटिंग ना हो स्थिति जाए। हो रही है मनोहर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब बताएं बताएं विस्तार से, मैंने अपनी बात रखी थी, बस बताएं। अच्छा, तो आप देखिए कि 268 272 की जो बात कर रहे थे, इतनी संख्या चाहिए और एनडीए के पास 292 है और 234 उनमें से हैं। तो आप संख्या घटा लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि संख्या का खेल है। लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है, क्योंकि कल भी लगातार बैठकों का दौर जारी था। अमित शाह एनडीए घटक दलों के साथ संसद में बैठक की थी और उन्होंने चर्चा भी की थी इसे लेकर के कि किस तरह से किया जाए। वहीं अगर आप देखेंगे, खरगे के घर में कल इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी। टीएमसी जो के सुरेश के नॉमिनेशन पेपर पे साइन नहीं किया था किसी सांसदों ने, कल जब शाम में अभिषेक बनर्जी से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बैठक में जाएंगे। तो बैठक में 2 नेता गए भी थे, सौगत राय और कल्याण बनर्जी, वो दोनों इंडिया ब्लॉक की बैठक में गए थे, उन्होंने अपना समर्थन दिया। लेकिन अब आप देखिए, इंडिया ब्लॉक के लोगों को बीजेडी का भी समर्थन मिल सकता है, वाईएसआर की ओर से भी ओम बिरला को समर्थन मिल रहा है। मतलब जीत सुनिश्चित है। ये आपने बड़ी बात कही। यहाँ पर ममता बनर्जी का जो बयान आया है, उससे इतर अगर वो गठबंधन में बैठक में शामिल हो रहे हैं, समझा जा सकता है समर्थन होगा। और बीजेडी भी अब सरकार के खिलाफ है, तो बीजेडी क्या उसमें अपना ऐड ऑन कर सकती है? लेकिन मेरे दर्शकों को समझाइए, मेरे साथ जितने लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, ये इन छोटी मोटी बातों को समझते होंगे, दर्शक नहीं समझते हैं। कितना समय लगेगा प्रधानमंत्री का मोशन रखने के बाद इस चुनाव को होने में? एक तो इस बारे में बताइए, और दूसरा इसके बाद डिप्टी स्पीकर की प्रक्रिया को लेकर क्या होगा वो भी सामने रख दीजिए, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की ही लड़ाई थी जिसके बाद चुनाव की नौबत आई। मनोहर, पूरा क्लियर कीजिए, फिर मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा।
हाँ देखिए, बिल्कुल डिप्टी स्पीकर का मामला तो अब दरकिनार हो गया है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई स्पीकर को लेकर के है। क्योंकि कल जब लगातार बैठकों का दौर जारी हुआ था तो केसी वेणुगोपाल राजनाथ सिंह से मिलने के लिए गए थे। वहाँ चर्चा थी कि डिप्टी स्पीकर के लेकर के बात फाइनल हो जाएगी, लेकिन खबर आई कि के सुरेश ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, ओम बिरला ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अब आज की बात करें, जब आज 11 बजे मोशन इसे लेकर के मूव किया जाएगा तो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद और केंद्रीय मंत्री जो हैं इंडिया एनडीए घटक दल के 11 से 12 हैं जो मोशन को रखेंगे, प्रस्ताव को पास करेंगे। और वहीं अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें तो 2 से 3 सांसद के सुरेश को रखेंगे। उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा, स्पीकर्स भी इसे लेकर के बोलेंगे। वहीं ओम बिरला, देखिए ओम बिरला 2 बार से सांसद हैं, कंटिन्यू 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते और अब भी जीते, 3 बार से सांसद हैं, लगातार 3 बार विधायक भी रहे। लेकिन उन्होंने 2019 में जो प्रोडक्टिविटी लोकसभा में दी, जिस प्रकार से लोकसभा को चलाया, और आप देखिए ये जो हमारे पीछे आप राजीव देख रहे हैं ना, ये नया संसद भवन है। इन्हीं के कार्यकाल में ये संसद भवन की शुरुआत हुई है। हमने देखा किस तरह से पुरानी परंपराएं और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने संसद से नए संसद में आए थे और तमाम सांसदों को फॉलो करते आए थे। तो ओम बिरला की अगुवाई में ही ये सारी चीजें देखने को मिली। 167% प्रोडक्टिविटी कोरोना काल के दौरान देखना जो सबसे ज्यादा है वो भी देखने को मिला। तो ये सारी उपलब्धियां हैं ओम बिरला की। और याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार उनकी तारीफ भी की है। हालांकि मजाकिया लहजे में भी उन्होंने कहा कि आप जो है बहुत अच्छा मनोहर, ठीक है, प्रधानमंत्री तो ओम बिरला जी की तारीफ करेंगे। ओम बिरला जी का कार्यकाल कैसा रहा, इस सब को लेकर पक्ष और विपक्ष की अपनी राय है। 130 सांसदों के निलंबन को विपक्ष उठाता रहा है ओम बिरला जी के द्वारा, ये बातें भी चलती रही हैं। लेकिन टूट फूट की आशंका कितनी है? कहीं कोई चटक, कहीं कोई टुकड़ा अलग जा सकता है जो आंकड़ों में, नंबर में फर्क डाल देगा। मैं प्रोफेसर संजय राणा का इसके बाद रुख करूंगा। संजय जी का क्या कुछ आंकड़ों में फर्क डाल सकता है, जल्दी बताइए जरा। 1 मिनट रुकिए, मैं चिराग पासवान का रुख कर लेता हूं। चिराग पासवान इस वक्त कुछ कह रहे हैं। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबके होते हैं, ऐसे में सर्वसहमति से इनका चुनाव होना चाहिए, ऐसी एक परंपरा रही है। आज़ादी के बाद से अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इसी परंपरा का सत्ता पक्ष विपक्ष निर्वहन करते हुए सर्वसहमति से स्पीकर को चुना जाता है। बट बहरहाल विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई है और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाए। बट बहरहाल जहां एक तरफ आदरणीय ओम बिरला जी की जीत सुनिश्चित है, हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि उनकी तरफ के भी कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग के पक्ष में मतदान करेंगे, जो कि इस सोच के खिलाफ हैं जहां पे इन लोगों ने स्पीकर के पद तक को चुनाव के क्षेत्र में लेके जाने की सोच रखी। इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी होना है, लेकिन उधर इंडिया ब्लॉक में देखने को आया है कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी जो है वो सपोर्ट की है, बट इंडिया ब्लॉक उनका कहना है कि हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया था जब स्पीकर का इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। भाई अब कल आपने तस्वीरें ही अपने में बयां करती है, जहां एक तरफ हम लोग गए थे नामांकन के लिए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष गए थे नामांकन के लिए। हम लोग के साथ पूरा एनडीए एकजुट दिख रहा था। उन तस्वीरों में जो तथाकथित इंडिया अलायंस है, उसमें उस अलायंस के बड़े नेताओं को तो हम लोगों ने कम से कम सामने नहीं देखा। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से बीजेपी के एमपी बहुत सारे जब शपथ लिए थे उसमें हिंदू राष्ट्र का संबोधन किया गया, क्यों कंट्रोवर्सी बना हुआ? देखिए, शपथ के वक्त मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके के जयकारे लगाना, किसी भी तरीके की बातों को रखना, शपथ की एक अपनी गरिमा होती है, उसको निभाया जाना चाहिए। चिराग पासवान शपथ की बात कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने भी वही बात कह दी मनोहर जो मैं आपसे पूछ रहा था। उन्होंने कहा उनकी तरफ के भी कुछ लोग हैं जो अपनी विचारधारा को किनारे अलग रखेंगे और सामूहिक विचारधारा को अलग रखेंगे। मैंने वही जो सवाल आपसे पूछा उसी का इशारा चिराग पासवान दे रहे थे। मनोहर, टूट फूट। देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान भी उनमें से एक हैं जो प्रस्ताव को रखेंगे राजीव। और सबसे बड़ी बात है कि क्रॉस वोटिंग की आशंका की वजह से ही सभी पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया है। कल सबसे पहले कांग्रेस ने व्हिप जारी किया कि उनके सांसद मौजूद हैं और इसीलिए कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो, कहीं चलिए ठीक है, मैं समझ गया, क्रॉस वोटिंग ना हो इसके सवाल उठ रहे हैं। प्रोफेसर संजय मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय जी,
अब हम बात करने लगे, चिराग पासवान ने भी उठा दिया कि उनकी तरफ से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विचारधाराओं को अलग रखकर वोट करेंगे। ये डर कितना है? कई बार क्या होता है, हमें पता होता है कि हम लड़ाई हारने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम लड़ाई में उतरते हैं तो एक संदेश देते हैं कि हम कुछ भी किसी हालत में क्यों ना हो मुकाबला करने जा रहे हैं। शायद विपक्ष यही संदेश दे रहा है, लेकिन कमजोर कितना है, मजबूत कितना है, बताएं। मनोज जी, क्वेश्चन मेरे से? जी हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ही है। अच्छा अच्छा। देखिए, जहां तक अगर विपक्ष की बार बार चाहे वो जीत या हार, दोनों को अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत होती है। अगर आदमी हार भी रहा है लेकिन साइकोलॉजिकल वॉर होता है, आदमी जीत और हार अपने दिमाग से करता है। आपको कई एग्जांपल दे सकते हो, जिसमें 8,000 सैनिक 40,000 सैनिकों को मार दिए थे राणा प्रताप के जमाने में मुगलों को। तो ये कहना गलत होगा कि आप हार रहे हो या संख्या में कम हो तो आपको अपना मोरल डाउन कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब आते हैं संख्या पे। देखिए, संख्या के हिसाब से जो इंडिया अलायंस है उसके पास तकरीबन 99 कांग्रेस और 135 उनके घटक दलों के पास है, जिसमें 29 ममता बनर्जी के लिए भी हैं। तो कुल मिला के 233 है। तो इसमें अगर आप इसमें कुछ ऐड भी कर दें, हम बीजेडी को ऐड कर दें, वाईएसआर को भी ऐड कर दें, सबको भी ऐड कर दें, तो भी 240 के ऊपर आंकड़े 16 जो एक्स्ट्रा है वो अगर सब जोड़ देते हैं तो भी 250 के आसपास पहुंचते हैं। लेकिन जब इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं तो उनके पास ऑलरेडी एक 293 सीटें हैं। मैं रोक रहा हूं जरा इस वक्त, लेकिन हमारे ही स्पीकर जो है वो जीतेंगे। राहुल गांधी एलओपी उनको बनाया वो चेहरे जो संसद में पहली बार आए हुए हैं, वो चेहरे अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। संजय जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं डॉक्टर अवधेश का रुख करूं। जी, अभी मैं बता रहा था कि बीजेपी के पास 240 और तकरीबन 53 उनके अलायंस के पास है। जहां तक तोड़ फोड़ की, देखिए तोड़ फोड़ की स्थिति तब बनती है जब आपके पास आंकड़ों में जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता। मान लीजिए विपक्ष के बाद 260 होता और पक्ष के बाद 270 होता तो तोड़ फोड़ की तो स्थिति बन सकती है। आज की स्थिति में तोड़ फोड़ की स्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि अन्य जो है उसमें ओवैसी साहब भी हैं, बीजेडी भी है, वाईएसआर कांग्रेस भी है, सारे लोग को मिला दिए सिर्फ 16 है। और जो अलायंस है वो 233 है। 16 और 33 जोड़ देंगे तो भी नंबर नहीं पूरा होता है। पर ठीक है, राजनीतिक पार्टी अपने पुरजोर तरीके से अपनी अपनी बातों को रखना चाहते हैं और उनका भी अधिकार बनता है कि यहाँ पे ठीक है डॉक्टर अवधेश, अगर कोई योद्धा यह जानता हो कि उसको, मान लीजिए कि उसके हाथ में जीत नहीं है, मैं हार का शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, फिर भी वो मैदान में आता है, सम्मान तो कर लीजिए आप लोग कि सामने वाला चुनौती दे रहा है आपको। देखिए, मान सम्मान कर रहे हैं तभी तो नामांकन कल किया गया केस में का। आप देखिए, अब अगर अपनी जिद पे अड़े होते तो हो जाता क्या? आप देखिए ना, देखिए 2 बार हमारे यहाँ चुनाव हुए इसका लोकसभा स्पीकर के लिए। मैंने बताया था ना आपको, एक तो 1996 में हुआ, 1952 में क्या हुआ था, क्योंकि पहली लोकसभा थी उसलिए उसमें चुनाव किया गया था कि भाई लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाए। उसमें भी जो सत्ता पक्ष था उसको सबसे ज्यादा वोट मिले, ठीक है, विपक्ष को 54-55 के आसपास वोट मिले थे उस समय, ठीक है। इसी तरह से 1976 की मैंने बताया आपको, 1976 में चुनाव हुआ दोबारा लोकसभा स्पीकर का। वो इसलिए हुआ आपातकाल के समय में था, कांग्रेस का जो वो किया गया जो कुकर्म था, आपातकाल जो लगाया गया था, उसकी वजह से 1 साल बढ़ा दिया गया था लोकसभा का, इसीलिए जो है उसमें चुनाव हुआ था। उसमें भी सत्ता पक्ष को ज्यादा मिला। आज तीसरी बार हो रहा है चुनाव, तो आज भी सत्ता पक्ष को ही इसमें समर्थन मिलेगा। और रही बात टूट फूट की जो बात चल रही है, मैं आपको बता सकता हूं गारंटी के साथ कि जो इंडिया अलायंस के कुछ लोग हैं वो भी सत्ता पक्ष को ही वोटिंग करेंगे आज, आप देख लीजिए। मैं आ रहा हूं संजय जी, आ रहा हूं, मैंने देख लिया आपको, लेकिन मेरे साथ इस वक्त वरुण जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और मैं उनसे ही बात कर लेता हूं। आपको क्या लग रहा है? मैं मानता हूं, या कई लोग जो दर्शक देख रहे हैं वो ये मानते हैं कि इंडिया ब्लॉक नंबर के गेम में पीछे है, लेकिन चैलेंज करना और चैलेंज कर चीजों को सामने रखना, हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि चैलेंज नहीं होगा, वो ताकत को दिखाता है, वो जज्बे को दिखाता है कि भाई हम यूं ही तो नहीं हटेंगे। देखिए, आपने सारी बात स्पष्ट कर दी इस डिबेट में। मुझे बहुत अच्छी लगी आपने जो प्रश्न उठाया। देखिए, पक्ष और विपक्ष का शब्द का इस्तेमाल क्यों होगा?
अगर विपक्ष है ही नहीं, चुनाव लड़ेगा ही नहीं, तो फिर चुनाव या लोकतंत्र की व्यवस्था ही कहाँ से आएगी? ऐसी जो सोच अरे 10 मेरे भाई साल में हिमाचल में भी create चुनाव करवा दीजिए एक बार। अरे भाई हिमाचल है, ये तेलंगाना है, तमिलनाडु लोकतंत्र, है, ये पश्चिम बंगाल लोकतंत्र है, नहीं है, बीच में नहीं कर्नाटक बोला है, इन यहाँ बात आप को चुनाव क्यों नहीं करवाते भाई? करिए, ऐसे यहाँ भी नहीं आप बात चुनाव करता करवाइए हूँ। स्पीकर के लिए। आप दिल्ली में बोला कराइए ये आप। इसमें दिल्ली में अवधेश, दोनों के दोनों इसमें स्पीकर नहीं, जबकि डॉक्टर दोनों अवधेश, सत्ता इसमें नहीं पक्ष में बोला। हैं, ठीक है आम डॉक्टर पार्टी अवधेश, को। आप कराइए ना डॉक्टर उसका। अवधेश, से पॉइंट लोगों को पॉइंट नोटेड, बात पॉइंट करने नोटेड, पॉइंट नोटेड डॉक्टर अवधेश। वरुण जी आप पूरा कीजिए। मैंने कहा ना, इस प्रकार के लोग, मैंने जो बात आपके सामने आ गई थी चैनल पे, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था मानते ही नहीं, इनकी मानसिकता ही नहीं, दूसरे की सुनेंगे। बात कर रहे हैं हिमाचल कर लो भाई, गुजरात में कर लो ना, तुम्हारी रूलिंग स्टेट, जवाब क्यों नहीं देते हो? खैर मैं नहीं जाना चाहता इस बेहुदा बहसों में। जो बात है लोकतांत्रिक व्यवस्था की है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर ऐसा हम नैरेटिव क्रिएट करेंगे भाई नंबर गेम नहीं, नंबर गेम नहीं, तो एक सांसद होगा तो उसका मतलब कोई मतलब नहीं, हटा दोगे आप उसको, उसका प्रश्न ही नहीं सुनोगे। ये लोकतंत्र नहीं होता। ऐसे नैरेटिव पिछले 10 साल में जो क्रिएट किया जा रहा है कि विपक्ष ऐसे क्यों नहीं करता, विपक्ष ये नहीं करता, भाई इनके नरेशन से विपक्ष थोड़ी चलेगा, तो फिर विपक्ष ही खत्म कर दो। ये इसी बात का चुनाव हुआ था, लेकिन जो वरुण जी, चुनाव वरुण हुआ जी एक सवाल मेरा, मुझे समझा दीजिएगा, मेरे दर्शक भी समझ जाएंगे। जब नंबर गेम, आंकड़े, इनका ही खेल होता है लोकतंत्र में सत्ता पर आने के लिए, तो इस बात की तकरार किस बात पे थी कि डिप्टी स्पीकर बनाया ही जाना चाहिए? नंबर गेम है, नंबर में वो बन जाता